लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेसियों ने रखा मौन व्रत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर बैठे कांग्रेसी। बरेली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 20 मई से जेल में बंद है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी रिहाई के लिए लामबंद है। कांग्रेस ने पोस्टर अभियान चलाया। लल्लू रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन खिलाया और आज गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए आज लल्लू की रिहाई के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर मौन व्रत धारण किया। उन्होंने मैं डॉक्टर मेहंदी हसन कांग्रेस पार्टी से MLC का प्रत्याशी हूँ, बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड से। आज हम लोग यहाँ पर जो कल 12 तारीख को हमारी अजय कुमार लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की जमानत के लिए लगा हुआ था, जो फिर आगे की डेट बढ़ा दी गई। तारीख पे तारीख लगातार पड़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सप्ताह 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सेवा सत्याग्रह के माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर 25 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में ज़रूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कराकर हम लोगों ने घर घर पहुंचाने का काम किया है। और हमने ये एक सत्याग्रह के रूप में हम ले रहे हैं और हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप जब तक भी हमारे लल्लू जी हमारे जेल में रहेंगे, हम सेवा सत्याग्रह के माध्यम से मौन रखकर आज हम यहाँ पर गांधी प्रतिमा में, क्योंकि गांधी जी ने सत्यता और अहिंसा के बल पर जो है चलकर देश को आज़ाद कराया था, हम उसी रवैये पर चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग गांधीवादी लोग हैं और हमारा रवैया यही रहेगा, चाहे भाजपा सरकार किसी तरीके से जो हमारे साथ पेश आए, लेकिन हम हमेशा चैन अमन शांति के साथ काम करेंगे। और साथ साथ हम देश में ये भी अपील करेंगे देश की जनता से कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सरकारों का जो है सभी सरकारों को हर जगह पर जनता उनका सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है जिससे हमें सब लोगों को जो है लड़ना है। इसलिए सोशल डिस्टेंस का जो है, फिजिकल डिस्टेंस को जो है मेंटेन रखें, साथ साथ जो है लॉकडाउन का सभी लोग पालन करें। धन्यवाद जी। बताइए आज जो है यहाँ पे धरने बैठक का मामला है। हम लोग आज यहाँ पर जो इंतहा हो गई है अत्याचार की, अराजकता की हमारे प्रदेश में, उसके खिलाफ यहाँ मौन व्रत पे बैठे हैं। हम लोग कोई वायलेंस नहीं चाहते इस कोरोना के टाइम में, हम लोग कोई तमाशा नहीं करना चाहते, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते। लेकिन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी की कल भी रिहाई नहीं हो पाई, 16 तारीख की डेट दे दी गई। तो ये सब क्या है? ये आप हम ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए, बंद करने के लिए, रोकने के लिए क्या इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे? तो चलिए हम लोग सब तैयार हैं, सब कांग्रेसियों को जेल में डाल दें। हम सब क्या कर सकते हैं? और इनकी राज है, ऊपर से नीचे तक सरकारें हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग आज हमने सोचा है मौन व्रत रखेंगे, चुप होकर बैठेंगे। शायद साइलेंस इज गोल्डन कहते हैं ना, साइलेंस, चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है। तो वही करके देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर आगे जैसे जैसे प्रियंका गांधी जी और राहुल जी के निर्देश में जैसा जैसा आदेश आता जाएगा, वो हम लोग अपने माननीय अध्यक्ष जी के अशफाक सकलैनी जी और तमाम हमारे कांग्रेस के सीनियर लोग सब बैठे हैं, हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, वही आगे करेंगे। थैंक यू। देखिए, हमें सबसे पहले तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 20 मई से जेल में, सबसे पहले तो कल उनकी हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन लगी थी। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, मजदूर और गरीब वंचितों के साथी अजय कुमार लल्लू जी को मिलेगा न्याय। योगी आदित्यनाथ गरीब विरोधी मानसिकता के और राजनीतिक कार्यकर्ता का परिचय दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गरीब और मजदूरों, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे थे और अब उनको इस सेवा करने का अपराधी मानकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 मई से लखनऊ की कारावार में बंद कर रखा है। हमारी मांग है, आज मौन प्रतिवाद के रूप में जो आंदोलन हम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार राजनीति ना करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सेवा करना जैसे गुनाह हो गया हो। और इसी के तहत उनको आज 20 मई से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनमें जेल बंद कर रखा है। हम गांधीवादी तरीके से मौन प्रतिवाद कर यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो गलत मानसिकता का वो परिचय दे रहे हैं, बदले की भावनाओं से जो कार्य कर रहे हैं, वो गलत है। हम मुख्य विपक्ष, एक जिम्मेदार मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसको हमें करने दिया जाए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, उसको समझना चाहिए और हम अजय कुमार लल्लू जी को रिहा करना चाहिए।
क्या नाम है आपका? कमलेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस बरेली से हूँ मैं। आज धरने बैठे आप क्या? धरने का हमारा उद्देश्य है कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष लल्लू कुमार जी को जो मौजूदा सरकार ने जेल में डाल दिया है, उनकी रिहाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने मौन धारण करके यहाँ पर उनकी मांग की है रिहाई की, कि उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? उत्तर प्रदेश में जो गरीब मजदूरों को खाना खिलाया, क्या गरीब मजदूरों को खाना खिलाना पाप है, गुनाह है? क्या भूखे के जो प्रवासी बहुत दूर दूर से आ रहे थे, उन्हें बसें उपलब्ध कराई, वो क्या पाप है? उसको भी क्या पाप कहेंगे? तो ऐसा कौन सा गुनाह किया था कांग्रेसी हमारे अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार ने उन्हें जेल में रखा है। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। हमारे यहाँ बरेली ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय अशफाक सकलैनी जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेसी लोग, हमारे जो यूथ कांग्रेस के महेंद्र सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी जी हैं, हमारे महानगर के राज शर्मा जी हैं, महिला में कुमकुम शर्मा जी हैं, संगीता कौशल हैं, और हमारी सुचित्रा सिंह है, अनुज गंगवार जी हैं। सभी ने यहाँ पर मांग की है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रिहा किया जाए और उनको दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने का मौका दिया जाए। जनता के अंदर वो फिर से साबित कर सकें कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है, और इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे और जनता के बीच जाते रहेंगे। चाहे भले ही उत्तर प्रदेश सरकार कितना भी जुल्म हम कांग्रेसियों पर डाले, हमें उठा के बंद किया जाए, मगर हम अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरीके से भूखे को प्यासे को सेवा में रहेंगे। जय हिंद, जय। राज शर्मा। और जो आज हम मौन व्रत रखे हुए हैं यहाँ पे, वो हमारी अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। हम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी को बिना किसी कारण के इन्होंने जेल में रखा है। हम उनकी रिहाई के लिए हम उनको बताना चाहते हैं निरंकुश सरकार को कि अगर ये खामोशी, हमारी खामोशी को हल्के में ना लें, ये खामोशी आपकी सरकार को पलट कर रख देगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। शादी के 3 दिन बाद दुल्हन की सड़क दुर्घटना में मौत। बरेली शादी की पहली विदा करके जा रहे रास्ते में रजऊ चौकी के पास ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, दुल्हन की मौत हो गई। रिजवाना की 10 जून को शादी हुई थी। आज सुबह रिजवाना को ससुराल से बहनोई के साथ बाइक से मैके को जा रही थी, ट्रक ने टक्कर मार दी। रिजवाना की घटनास्थल पर मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा। ये अफरोज आपकी कौन सी है? जी भतीजा है, उसकी भतीजे की बीवी है ये। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट? ये साहब खेमपुरा से तहसील औला सुमानदीपुर जा रहे थे, रास्ते में रजऊ पुलिस चौकी के सामने एक्सीडेंट हो गया इसका। तो जी ट्रक से, तो इसके जरिए उसकी मौत हो गई थी लड़की की। लड़के की चोट लग गई थी। ये लोग बाइक से थे। गाड़ी पकड़ गई थी? गाड़ी नहीं पकड़ी गई। पता लगा कि कुछ दिन पहले शादी हुई इनकी? अभी 3 दिन हुए शादी हुई। विदा करा के ला रहे थे? विदा करा कर, हाँ जी विदा करा के ला रहे थे। ससुराल से अपने मायके जा रही थी लड़की। होती है साहब, बहन के साथ, बहनों के साथ में थी। तो ये शादी की पहली विदा थी जी। ट्रांसपोर्टरों ने चोलामंडलम से चेक वापस करने की मांग की, किया हंगामा। बरेली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शोभित सक्सेना के नेतृत्व में चोलामंडलम फाइनेंस के दफ्तर पर जाकर हंगामा किया और ट्रांसपोर्टर के चेक वापस करने या रकम वापस करने की मांग की। मैंने मान लिया कि इनका ऑफर लेन देन हो, लेकिन आप मेरा पैसा या तो मैंने एग्रीमेंट लिख दिया होता, कंपनी को मतलब क्या है? अच्छा, कंपनी ने पैसा देना क्या है? अपने अकाउंट से आज है कि चोलामंडलम कंपनी से हमारे एक ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है मतलूम, उन्होंने अपनी एक गाड़ी फाइनेंस कराई। चोलामंडलम ने, ये बात है लॉकडाउन से पहले की, वो फाइल में 5 चेक हमारे, जैसे कि अमूमन हम फाइनेंस कंपनी को दे देते हैं ब्लैंक चेक साइन करके, वो साइन करके चेक दे दिए गए। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो हमारे ट्रांसपोर्टर ने फ़ोन करा चोलामंडलम को कि हमारे केस का क्या हुआ। तो यहाँ से ये बताया गया, यहाँ पे कोई लड़का है अंतरिक्ष सक्सेना, उसने बताया कि साहब आपकी फ़ाइल वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, दोबारा फाइल बनेगी। जब दोबारा फाइल बनने की नौबत आई तो 5 चेक फिर मांगे गए।
तो उस हमारे ट्रांसपोर्टर ने कहा कि जो पिछले 5 चेक हैं वो हमारे वापस कर दीजिए। तो अंतरिक्ष सक्सेना जो यहाँ पे काम करता है लड़का, उसने बताया कि साहब फाइल के साथ वो चेक चले जाते हैं चेन्नई में, वो वापस नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, हमारे ट्रांसपोर्टर ने दोबारा 5 चेक दे दिए, उसका केस हो गया। 8 लाख समथिंग का कोई केस हुआ उसका, और 8 लाख का जिस दिन केस हुआ और जब उसके अकाउंट में जिस दिन 8 लाख का आरटीजीएस हुआ, मज़े की बात ये जिस दिन आरटीजीएस होता है उसी दिन 2 चेक जो पहले के थे वो कैश होके पैसे निकल जाते हैं 6,85,000 दूसरे के अकाउंट में। इस विषय में जब कल हमने चोलामंडलम से बात करी तो चोलामंडलम में उसने अंतरिक्ष सक्सेना ने बताया कि हाँ साहब वो 2 चेक मैंने किसी को दे दिए थे, जबकि फाइनेंस कंपनी को ये कोई भी राइट नहीं है कि किसी के भी चेक किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाएं। ये गलती वो स्वीकार कर रहा है। अब हमारा कहना ये है चोलामंडलम से कि या तो हमारे ट्रांसपोर्टर के 6,85,000 वापस दिलवाए जाएं, हमें नहीं मतलब कि किसके अकाउंट में गए क्या गए। और मज़े की बात यह है कि वो चेक जो दिए गए थे पूरी कॉन्स्पिरेंसी के साथ जो है ये काम किया गया है। चेक 6 तारीख को डाल दिए गए, जबकि आरटीजीएस 8 तारीख को हुआ है, और 6 तारीख को डाले गए। 8 तारीख को जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है ट्रांसपोर्टर के तुरंत कट जाता है 6,85,000। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चोलामंडलम के कर्मचारियों की मिलीभगत प्रतीत होती है। मैं ये नहीं कहता कि कौन किसकी, लेकिन जब नाम आ रहा है तो अंतरिक्ष सक्सेना का ही नाम आ रहा है, क्योंकि चेक वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने चेक वो दिए हैं। तो जब तक या तो ये पैसा वापस देंगे, में अगर पैसा वापस नहीं देंगे तो चोलामंडलम के खिलाफ जो है ट्रांसपोर्टेशन FIR कराएगी। शादी से वापस आते समय बाइक और ई-रिक्शा की टक्कर, 2 की मौत। बरेली तेजी से आ रही एक मोटरसाइकिल सड़क पर आ रही ई-रिक्शा से टकरा गई, जिससे उस पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों लाशों को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आंवला थाना क्षेत्र के कुंवर गांव मार्ग पर आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में अलीगंज के गांव ढकिया निवासी 50 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र सीताराम और उसके साडू आंवला के गांव अयोध्या निवासी पप्पू की मौत हो गई। विजेंद्र पाल जी, आपके कौन थे? मेरे बहनों ही थे दोनों लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये दबरई से आ रहे थे, बारात से लौट के। कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे ससुराल अपने। फिर क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया रोड पे। कहाँ से? अब ये तो पता नहीं, मौके पे थे नहीं हम लोग। ये कहाँ से थे? ये बाइक से थे, मोटरसाइकिल से। कहाँ के रहने वाले थे? ये एक जने अयोध्या के रहने वाले हैं, ये एक ढकिया के। कुछ पता लगा गाड़ी का? कुछ अभी कुछ पता नहीं लगा फिलहाल। कहाँ पे? घटना स्थल आंवला मैर रोड, हाईवे रोड, बदायूं वाले हाईवे रोड पे आंवला में। लोग खत्म हुए? 2 लोग। क्या नाम है दोनों के? पप्पू और चंद्रपाल। दोनों खत्म हुए? दोनों खत्म हुए। आपस में बंदे दोनों के? साड़ू रामेंद्र। आपके कौन थे? पिताजी। पिताजी कहाँ से कहाँ जा रहे थे? किसकी शादी थी? पिताजी हमारे मेरा ही बारात लौट कर आ रही थी खितौलिया से ढकिया के लिए, वापस आ रहे थे ये। फिर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मुझे पता नहीं है, जो संग थे उसे उन्हें पता है। आंवला में। ये भाई ये तो बाइक से थे, गाड़ी से नहीं, ये पता नहीं है। ये मैं जो संग थे उन्हें पता है नहीं। हाँ, खत्म हुए? 2 लोग, ये मेरे मौसाते मेरे पिताजी थे। घटनास्थल पे खत्म हुआ था? हाँ, घटना तुरंत हो गई थी। क्या करते थे? कृषि करते थे, खेती। बरेली के नवाबगंज के चर्चित सुब्राती हत्याकांड के 2 नामजद आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। पुलिस की हिरासत से भागा मुख्य आरोपी बनने तीसरे दिन भी नहीं आ सका, पुलिस के हाथ तलाश जारी। बरेली जनपद के नवाबगंज थाने से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ सुब्राती हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनने को तीसरे दिन भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रहे 2 आरोपियों को शुक्रवार को जेल भेज दिया है। मालूम हो बुधवार की रात को सुब्राती हत्याकांड का नामजद आरोपी बनने पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, जिसका पुलिस आज तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा सकी है। आरोपी की तलाश में आज भी पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरी ओर इस हत्याकांड के नामजद 2 आरोपियों इसरार व आबिद को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानना चाहेंगे सुब्राती हत्याकांड के जो आरोपी जेल गए हैं, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और क्या आपराधिक रिकॉर्ड है उनका? ये सुब्राती ईद जागीर था जिसकी हत्या हुई थी, इसके संबंध में जब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की उसमें कुछ नाम प्रकाश में आए। उसके बाद गिरफ्तारी हुई, जिसमें इसरार उर्फ नन्नू और बन्ने और एक आबिद, 3 लोगों ने मिल करके उसकी हत्या की थी
जब पूछताछ में जानकारी में आया कि बन्ने और सोबराती का कुछ विवाद चल रहा था पैसे को लेन देन के लेकर के। इसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि बन्ने और सोबराती पूर्व में दिल्ली से जेल गए थे, उनके चोरी के कई मुकदमे थे। वहीं पर जब जेल से छूट के आए तो कुछ पैसे को बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ और ये विवाद गहराता चला गया। उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया और उसको मर्डर कर दिया। सर किस तरीके से हत्या की गई थी, गलत वक्त या कोई हत्या? पोस्टमार्टम में तो विसरा प्रिजर्व्ड आया है, चूँकि काफ़ी दिनों बाद मिला था तो उसमें ये मृत्यु का कारण तो पता नहीं चल सका। लेकिन अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उसको ले गए थे गन्ने के खेत में और इन्होंने रुमाल से उसका गला दबा दिया था। तीनों ने पकड़ करके उसके काम किया था। सर एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि जो बन्ने जो कस्टडी से फरार हुआ है, जी क्या कहना है? ये इसमें सोबराती मर्डर केस का अन्य जो अभियुक्त बन्ने है, ये थाने पूछताछ के लिए ले आया गया था और पूछताछ के बाद ये शाम को यहाँ बैठाया गया था कार्यालय में। तभी ये लापरवाही से मुंशी और हमारे संतरी पहरा होमगार्ड के लापरवाही से भाग गया। उसके पीछे लगातार दबिश चल रही है, टीमें बना दी गई हैं अलग अलग। हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी इसमें। दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में महिला की हुई मौत, बाल बाल बची 2 साल की मासूम बेटी। बहन को दवा दिलाकर बाइक से लौट रहा था भाई। नवाबगंज में टांडा सादात फाजिलपुर बीच रेलवे फाटक के पास हुआ हादसा। बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम उगनपुर के सुंदरलाल की 25 वर्षीय पुत्री सीमा देवी का विवाह बिलवा के मुकेश कुमार के साथ हुआ था। पति पत्नी के बीच चल रहे घरेलू झगड़े के चलते सीमा 2 वर्षों से अपने मायके में रह रही थी। आज उसका भाई विनोद कुमार बाइक से उसे रिथोरा कस्बे में दवा दिलाने लाया था। साथ में उसकी 2 वर्षीय पुत्री सोनाक्षी भी गोद में थी। विनोद बहन सीमा को जब दवा दिलाकर वापस अपने गांव लौट रहा था, तभी नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव टांडा सादात और फाजिलपुर के बीच रेलवे फाटक पर सामने से आ रही जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सीमा व विनोद व उसकी 2 वर्षीय पुत्री सोनाक्षी जमीन पर जा गिरे। सीमा के सिर में गंभीर चोटों के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 वर्षीय पुत्री सोनाक्षी हादसे में बाल बाल बच गई। भाई को भी मामूली चोटें आई हैं। टक्कर मारने वाला दूसरा बाइक सवार बाइक को छोड़कर फरार हो गया। पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा नाम रफीक अहमद है। जी प्रधान जी, क्या मामला है? जो एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ से आ रहे थे? मुझे मालूम हुआ कि कोई औरत यहाँ पर आई थी दवा लेने के लिए, मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ पर देखा हमने, आके पता लगा तो वो मृतक थी। हमने इन लोगों से पता किया तो कहा 100 नंबर पर कॉल कर दिए। फिर हमने दरोगा जी को फ़ोन पे बात हुई तो बोले मैं आ रहा हूँ। कहाँ मुझे निवासी बताया? निवासी बहेड़ी के पास में बतला रहे थे कि बहेड़ी के पास रहते हैं हम लोग। जिस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ तो वो बाइक पकड़ी गई या बाकी? बाइक का तो मुझे नहीं पता लगा था कि पकड़ी गई, मगर अब पता लग रहा है कि पकड़ी गई है। और वो लोग दवा लेने के लिए दिखाना चाहा कि भाई ठीक है, तो उन्होंने कहा ये तो मृतक है, डॉक्टर साहब ने बताया। तो बाइक यही पकड़ी है कहीं और? बाइक का मुझे नहीं मालूम कहाँ पकड़ी गई थी। अब फिलहाल अभी यही है टांडी में बाइक छोड़। विनोद कुमार। क्या मामला, कैसे चोट लगी थी इनको, पूरी बात बताइए। दवा लेके आ रहे थे रिठौरा से। कहाँ रहते हैं आप? उगनपुर रहते हैं। कहाँ जा रहे थे? घर पे उगनपुर जा रहे थे रिठौरा दवा लेके। किस जगह एक्सीडेंट हुआ जी? इधर पंखे के पास। किस चीज़ से हुआ? मोटरसाइकिल। आमने सामने हुआ था, पीछे से मारी? आमने सामने। ये भाई किसकी दवा लेके आ रहे थे? दीदी की। दीदी की। क्या नाम है इनका? सीमा। सीमा नाम है। आपकी बाइक पे कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। बच्ची को चोट आई? जी थोड़ी सी आई है सिर पे। जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ है जी, तो वो भाग गया या? वो तो भाग गया। तो ये आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी? बिलवा। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।